नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम में से पंचलाइट नामक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। और बोर्ड परीक्षा में ये वाली कहानी में से प्रश्न अवश्य ही आता है। तो बेटा चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश कि पंचलाइट में है क्या। चलिए देखते हैं। पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। देखिए बेटा, आंचलिक कहानियां क्या होती है पहले ये जान लीजिए। आंचलिक कहानियां एक अंचल विशेष से ग्रामीण परिवेश के किसी छोटे से कस्बे की कहानी होती है या एक छोटे से गांव की कहानी होती है, जिसमें वहां के लोगों के बारे में बताया जाता है। सॉरी। तो इसमें उन्होंने बिहार के ग्रामीण अंचल का सजीव चित्रण एवं मनोवैज्ञानिक झलक दिखाने का प्रयास किया है। इस कहानी में ग्रामीण समाज जाति के आधार पर विभिन्न टोलियों में विभक्त है। देखिए बेटा, वो बताना चाहते हैं कि उस टाइम पे क्या, इस टाइम पे भी जाति व्यवस्था बहुत है, लेकिन क्योंकि अब लोग पढ़े लिखे हैं और हम लोग शहर में रहते हैं, तो हम लोग इन बातों को नहीं जानते या मानते, क्योंकि अब हमारा देश विकासशील हो रहा है। पुराने टाइम में जब न तो बिजली थी न आने जाने के साधन थे, लोग हर चीजों को जुटाया करते थे। तो उस समय की बारे में इन्होंने आपको हमें बताया है। सभी परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भाव से लिप्त रहते हैं, क्योंकि जातिवाद था तो एक दूसरे से सब लोग क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से इस कहानी के माध्यम से ग्राम सुधार की प्रेरणा अथवा संदेश दिया है। चलिए देखते हैं क्या है। पंचलाइट पेट्रोमैक्स की खरीदारी। देखिए बेटा, हम कहानी को आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको कहानी एक बार सुनने से याद हो जाएगी। तो आप कोशिश करेंगे कि कहानी पूरी सुनेंगे। गांव में निवास करने वाली विभिन्न जातियां भिन्न भिन्न टोली बनाकर रहती हैं। देखिए, गांव में जो लोग निवास करते हैं वहां बहुत सारी जातियां होती हैं, लेकिन सब अपनी अपनी जातियों की टोलियां बनाकर रहती हैं। उन्हीं में से एक है महतो टोली। महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने की जमा राशि से रामनवमी के मेले में से इस बार पंचलाइट खरीदी। देखिए बेटा, वो कहते हैं कि जो महतो टोली है, उनके यहाँ जब भी कोई कुछ गलत कार्य हो जाता था किसी से, तो जुर्माने के तौर पर पैसे लिया करते थे। उन पैसों को उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। अब जब रामनवमी आई तो रामनवमी के मेले से उन्होंने वहां से एक पंचलाइट खरीदी, जिसे आप पंचलाइट बोलते हो कि पंचलाइट है। ठीक है। पंचलाइट खरीदने के पश्चात बचे 10 रुपए से पूजा की सामग्री भी खरीदी जाती है। मेले से पंचलाइट की खरीदारी के बाद सभी खरीदार पंच गांव की ओर लौटे, जिनमें सबसे आगे अगनू महतो पंचलेट का डिब्बा माथे पर लेकर आ रहा था और उसके पीछे पीछे सरदार, दीवान और पंच लोग थे। पंचलेट देखने के लिए टोली के सभी बच्चे, औरतें एवं मर्द एकत्रित हो चुके थे और सरदार ने अपनी पत्नी को पंचलेट की पूजा पाठ का प्रबंध करने के लिए कहा। देखिए, वो लोग मेले से पंचलेट खरीद के ले आते हैं। जब वो पंचलेट खरीद के लाते हैं तो इसमें सबसे आगे एक अग्नू नाम का व्यक्ति, अग्नू महतो नाम का व्यक्ति, जो पंचलेट को अपने सर पे रख के आगे आगे चल रहा था। उसके पीछे बाकी सब पंच लोग थे। अब जब वो लोग गांव में पहुंच जाते हैं तो जो उनके सरदार होते हैं वो अपने पत्नी से कहते हैं कि जाओ और इसकी पूजा का तुम क्या करो, प्रबंध करो। अब महतो टोली में उत्सुकता पूर्ण वातावरण। जो महतो टोली थी, पंचलेट के आने से उनके बीच में बड़ा ही उत्सुकतापूर्ण वातावरण था। गांव में पंचलेट आते ही बच्चे, औरतें और अन्य सभी लोग उत्साहित होते हैं। गांव की पंचायत का छड़ीदार अग्नु महतो सभी लोगों को पंचलेट से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। अब जैसे ही पंचलेट गांव में आती है, सब लोग उसे देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अग्नु महतो था, उसके हाथ में छड़ी थी, तो वो सब लोगों को कहता है कि आप लोग पीछे रहिए, इसे कोई छुएगा नहीं। कहीं अधिक उत्साहित लोग पंचलेट को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचा दे। पंचलेट आने की खुशी में औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगती है, तो छोटे छोटे बच्चे उत्साह के कारण हुड़दंग करना शुरू करने लग जाते हैं। टोली भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर पंचलेट पंचलेट की रट लगाते लगाते हैं। इस प्रकार पूरी महतो टोली का वातावरण उत्साह से भरा होता है। अब पंचलेट की वजह से सब लोग, औरतें गीत गाने लगी हैं, उनके दरवाजे पे बहुत सारे लोग आ गए हैं, बच्चे भी बड़े जोश से हैं कि अभी लाइट जलने वाली है। आगे देखते हैं पंचलाइट को जलाने की समस्या। महतो टोली के सभी लोग पंचलाइट के आने से अत्यधिक उत्साहित है, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या यह आती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को पंचलाइट जलाना नहीं आता है। महतो टोली के किसी भी घर में अभी तक डिबरी नहीं जलाई गई थी, क्योंकि सभी पंचलाइट की रोशनी को ही सभी और फैला हुआ देखना चाहते थे। वो कहते हैं कि पंचलाइट आई तो अंधेरा होने पर भी कोई अपने घर में डिबिया नहीं जलाना चाहता था, क्योंकि वो कहते थे
कि जब पंचलेट जलेगा हम देखेंगे इसकी रोशनी कितनी तेज है। पंचलेट के ना जलने से सभी के चेहरे उतर गए। पंचलेट ना जलने की खबर सुनकर राजपूत टोली के लोग ब्राह्मण टोली का मजाक बनाने लगते हैं। इसके बावजूद पंचों ने तय किया कि दूसरी टोली के व्यक्ति की मदद से पंचलेट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जला ही पड़ा रहे। अब वो देखते हैं जो राजपूत टोली के लोग हैं, अब वो उनका मजाक उड़ाने लगते हैं ब्राह्मण टोली का कि लो लेके तो आ गए लेकिन इनसे जल नहीं रहा है। तो ब्राह्मण टोली के लोग क्या कहते हैं कि चाहे ये जले चाहे ना जले, लेकिन हम दूसरे टोली के लोगों की मदद बिल्कुल भी नहीं लेंगे। आगे देखिए क्या होता है कि पंचलेट जलाने के लिए गोधन को बुलाया जाता है। अब देखिए बेटा ये गोधन कौन है, ये ध्यान देंगे। गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी और उसे पता था कि गोधन को पंचलेट जलाना आता है। देखिए एक गुलरी काकी है जिनकी बेटी कौन थी, मुनरी, और वो किससे प्रेम करती थी, वो गोधन से प्रेम करती थी और उसे ये भी पता था कि गोधन को पंचलेट जलाना आता है। लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था क्योंकि गोधन रोज मुनरी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता था। पंचायत ने क्या करा था, गोधन को अपने क्षेत्र से बाहर निकाल रखा था। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा हुक्का पानी बंद है। हुक्का पानी बंद होने का मतलब है अब हमारी मंडली में जो कुछ भी होगा हम आपको नहीं पूछेंगे, ना आप हम लोगों के बीच रहोगे। वो लोग गांव से थोड़ी दूर रहते थे जिनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। और बंद क्यों किया गया था, क्योंकि वो गुलरी काकी बेटी की जो बेटी थी मुनरी, उसे देखकर बेटा वो फिल्मी गाने गाया करते थे। इस बात का गुलरी काकी ने पंचायत में जिक्र किया। पंचायत वालों ने जो गोधन था उसे गांव से बाहर निकाल दिया। परंतु आज गोधन की आवश्यकता महतो टोली के लोगों को पड़ गई है। इसी आवश्यकता को जानते हुए मुनरी ने अपनी सहेली कनेली द्वारा सरदार तक सूचना पहुंचा दी कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। अब मुनरी को पता चला कि भाई पंचलेट जल नहीं रहा है और उसे पता था कि जो गोधन है उसे पंचलेट जलाना आता है। तो उसने अपनी सहेली से कहा कि वो सरदार से कह दे कि गोधन को पंचलेट जलाना आता है। तो सभी पंच सोच विचार कर अंत में यह निर्णय लेते हैं कि गोधन को बुलाकर उसी से पंचलेट जलवाया जाए। अब सब उसकी सजा को माफ कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है गोधन को बुलाओ और उसी से जलवाओ, क्योंकि यह टोली की इज्जत व प्रतिष्ठा का सवाल है। अतः सरदार द्वारा गोधन को बुलवाने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि बेटा जो टोली है ये उसकी इज्जत का सवाल है और जो गोधन था वो उन्हीं की टोली का बच्चा था। अब गोधन जला देगा तो बात अपनी टोली में ही रह जाएगी। तो वो उसके किए गए कामों को माफ कर देते हैं और गोधन को बुला लेते हैं। अब गोधन द्वारा पंचलेट जलाना। सरदार द्वारा गोधन को बुलाने के लिए छड़ीदार को भेजा जाता है, परंतु वह नहीं आता। तत्पश्चात गुलरी काकी गोधन को मनाने जाती है तो वह मान जाता है और पंचलेट जलाने के लिए तैयार हो जाता है। अब गांव के जो लोग थे, टोली के लोग, वो क्या करते हैं, सरदार को बुलाने के लिए उसे जो लोग थे वो गोधन को बुलाने के लिए उस व्यक्ति को भेजते हैं जो छड़ीदार व्यक्ति था। लेकिन गोधन क्या कर देता है, गोधन बहुत तेज और शातिर बच्चा होता है, वो मना कर देता है कि मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि उसकी शिकायत किसने करी थी, उसकी शिकायत करी थी दादी ने, काकी ने। अब काकी ने शिकायत करी तो काकी ही मना के लेके जाएगी, इसलिए वो जाने से मना कर देता है। फिर गांव वाले क्या करते हैं, काकी को गोधन को मनाने के लिए भेजते हैं और गोधन क्या करता है, फिर मान जाता है और गांव में आ जाता है। सर्वप्रथम वह पंचलेट में तेल भरता है और पंचलेट जलाने के लिए स्पिरिट मांगता है, परंतु पंच स्पिरिट खरीदना ही भूल जाते हैं। अब वो आता है, वो कहता है कि इसे जलाने के लिए स्पिरिट दो, लेकिन वो भूल जाते हैं स्पिरिट खरीदना ही। अब स्पिरिट न होने पर एक बार फिर टोली के लोगों के चेहरे मुरझा जाते हैं। गोधन होशियार लड़का है, वह स्पिरिट न होने पर गरी अर्थात नारियल के तेल से ही पंचलेट जलाने का प्रयास करता है और धीरे धीरे पंचलेट जलने लगता है। पंचलेट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठती है। जैसे गोधन उसे जला देता है सारी टोली जगमगा उठती है, जिसे देखकर सभी के चेहरे खिल उठते हैं। कीर्तन मंडली के लोग एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि करते हुए कीर्तन शुरू कर देते हैं। इस प्रकार पंचलेट जलाकर गोधन सबका दिल जीत लेता है। अब पंचों द्वारा गोधन को माफ करना। गोधन ने जिस होशियारी से पंचलेट को जला दिया था उसे सभी प्रभावित हो जाते हैं। गोधन के प्रति सभी लोगों के दिल का मैल दूर हो जाता है। अब जो भी बात गोधन के प्रति सभी लोगों के दिल में थी, सब लोग इस बात को भूल जाते हैं, कहते छोड़ो। मुनरी बड़ी हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखती है। सरदार गोधन को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाकर कहता है कि तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अब जो सरदार होता है वो उसे क्या क्या कह देता है कि ठीक है तुमने जो भी किया तुम्हारा सारा किया धरा आज तक माफ है और अब तुम इस मुनरी को देखकर सलीमा का गाना भी गा सकते हो। अंत में गुलरी काकी गोधन को रात के खाने पर निमंत्रण करती है।
गोधन के एक बार फिर से मुनरी की ओर देखता है। अब क्या करता है, मुनरी काकी क्या कहते हैं गोधन को कि तुम्हें हमारे घर एक बार क्या करना है, खाने पर आना है। अब गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा और नजर मिलते ही लज्जा से मुनरी की पलकें नीचे झुक गई। तो बेटा देखिए, हमने ये आपको पंचलाइट कहानी का पूरा सारांश बता दिया है, लेकिन जब आप प्रश्न लिखते हैं तो उस प्रश्न में हम इतना बड़ा अगर पंचलाइट का सारांश बेटा लिखेंगे तो क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा समय चला जाएगा, क्योंकि हमें लिमिटेड शब्दों में लिखने होते हैं। इसलिए बेटा ये सारांश हमने आपको किस लिए बताया, ताकि आपको ये कहानी अच्छे से कंठस्थ हो जाए। हम आपको सारांश और उद्देश्य से संबंधित प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं हमेशा, अगली वीडियो में कराएंगे।